नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में राजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं सचिवालय से। राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट के साथ एक और आईएएस के दिल्ली जाने की तैयारी और नाम है सुबीर कुमार। सुबीर कुमार ने आवेदन किया है सीएमएसओ एनओसी भी मिल गई है, यानी कि मुख्यमंत्री ऑफिस से एनओसी भी मिल गई है। 1998 बैच के सुबीर कुमार है राज्यपाल के सचिव और सितंबर 2019 से राजभवन में सेवाएं दे रहे हैं। इसी 1 जनवरी को बने हैं प्रमुख सचिव। अब कुल 4 आईएएस दिल्ली की राह पर हैं। केंद्र से जेएस पोस्ट के लिए बुलावे का इंतजार है और ये नाम है प्रवीण गुप्ता, अजिताभ शर्मा, राजेश यादव और अब सुबीर कुमार, जिनको प्रतिनियुक्ति का इंतजार है। दिल्ली के सूत्रों से जानकारी मिली है फरवरी में आ सकता है इन आईएएस को बुलावा। राज्य के कुल 30 आईएएस हैं अभी डेपुटेशन पर बाहर। कोरोना काल में मुख्यमंत्री गहलोत की अनूठी पहल, सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअल आशीर्वाद देंगे मुख्यमंत्री गहलोत। दरअसल ये पहली बार ऐसा होगा जब वर्चुअल माध्यम से विवाह समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। श्री गंगानगर और मेड़ता नागौर में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 108 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं शाम 4 बजे सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी होगा और उसमें भी मुख्यमंत्री अपने विचार व्यक्त करेंगे। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से खबर है, राणा प्रताप सागर पन बिजली घर को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। दरअसल कनिष्ठ अभियंता और हाइड्रोलिक ऑपरेटर का भी हुआ पुरस्कार के लिए चयन। दोनों को मिलेगा राज्य स्तरीय योग्यता पुरस्कार। 27 माह बाद शुरू हुआ बिजली घर में बिजली का उत्पादन। 10 लाख यूनिट बिजली का रोजाना हो रहा है उत्पादन। राज्य को सबसे सस्ती दर पर बिजली मुहैया करा रहा पन बिजली घर। पन बिजली घर का पावर सेक्टर कंपनी में संस्थानिक वर्ग में हुआ पुरस्कार के लिए चयन। 2019 में पन बिजली घर की ठप हो गई थी 4 इकाइयां। राणा प्रताप सागर बांध के जल प्रवाह के चलते पन बिजली घर में भर गया था पानी, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा शुरू किया गया और इसलिए पुरस्कृत किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता बीजेपी का अगला कदम। दरअसल पेपरलेस की दिशा में बीजेपी जल्द लॉन्च करेगी कमल संकल्प ऐप। बूथ से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश स्तर की ऐप पर होगी तमाम जानकारियां। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द इस ऐप की लॉन्चिंग करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में प्रयोग सफल होने के बाद अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया जाएगा, यानी कि अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर ऐप का निर्माण किया जाएगा ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर के लिए। ऐप से यहां तक पता चलेगा कि अभी आप कौन से बूथ और मंडल में खड़े हुए हैं। प्रत्येक बीजेपी में ऐप को लेकर प्रशिक्षण का दौर जारी और इससे आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी अन्य पार्टियों के मुकाबले एक कदम और आगे बढ़ाते हुए। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय से राशि आवंटित। एक आरटीआई आवेदन पर मिली जानकारी के हवाले से खबर। 2020-21 में 103 करोड़ रुपए आवंटित हुए। 2021-22 में 89 करोड़ का आवंटन हुआ। 31 दिसंबर 2021 तक सबसे ज्यादा 31 करोड़ रुपए कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को 32 करोड़, राजस्थान को 14 करोड़, त्रिपुरा को 6 करोड़ 90 लाख रुपए, जबकि छत्तीसगढ़ को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मिली है। कई राज्यों ने पहले दी गई राशि के खर्च का हिसाब नहीं दिया, इसलिए राज्यों को फिलहाल नया फंड जारी नहीं हो पाया है। और बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में केशव प्रसाद मौर्य के छपे इंटरव्यू की। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी बीजेपी। 2017 में भी चुनाव से पहले के सर्वे में
बीजेपी के खिलाफ बहुत सी चीजें दिखाई गई थी। इस बार अखिलेश अच्छी चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई उनके परिवार के ही खिलाफ है। बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और चुनाव से पहले जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे में एक कयास लगाया जाता है कि शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2017 की ही तरह इस बार भी बीजेपी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इन परिवारों को मकान देने के लिहाज से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 4000 से ज्यादा मकान इन परिवारों को दिए जाने हैं, लेकिन इस मामले में आ रही रुकावट को सरकार ने दूर किया है। सीएम जन आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के इन मामलों की रुकावट को दूर किया गया। सरकार की तरफ से आदेश के मुताबिक ऊंचाई की स्वीकृति के प्रावधान से प्रभावित ऐसे प्रकरण जो 31 मई 2017 के बाद और 17 जुलाई 2018 से पहले स्वीकृत किए गए थे, उनमें निकाय स्तर पर दी गई स्वीकृति मान्य होगी। ऐसे प्रकरण स्वीकृति के लिए अब सरकार को नहीं भेजे जाएंगे और इससे उन लोगों को फायदा होगा जो इन श्रेणी के अंदर मकान चाहते हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में होगा ग्लोबल टाइम समिट। उससे पहले रामगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के आसार हैं। राजस्थान का चौथा अधिसूचित बाघ अभ्यारण्य होगा रामगढ़। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। करीब 1017 वर्ग किलोमीटर दायरे में रहेगा टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा टाइगर रिजर्व। फिलहाल यहां बसे हुए हैं करीब 5000 लोगों के 8 गांव, जिनका विस्थापन चरणबद्ध तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अभ्यारण्य के आसपास 35 गांवों की मौजूदगी है। भारत से 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने की तैयारी। अटारी वाघा सीमा से सड़क मार्ग से भेजे जाएंगे गेहूं के लदे हुए ट्रक। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय ट्रकों के परिवहन की अनुमति दे दी है। फरवरी के दूसरे हफ्ता से अफगानिस्तान भेजे जाएंगे गेहूं की ये ट्रक। इसके बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। आजादी की महासमर के महान योद्धा नेताजी की आज 125वीं जयंती है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। देश पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन, जय हिंद का नारा दिया था। इसके अलावा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी दिया था। हर भारतीय को आजादी का महत्व समझाने तक हर कार्य किया। आजाद हिंद के लिए, सिर्फ आजाद हिंद के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा स्रोत रहे नेताजी। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से गरमाया था युवाओं का खून, भारतीयों का खून। हर भारतीय को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ऐसी ताकत दी जो अतुल्य भारत माता के इस महान वीर सपूत की इंडिया गेट पर प्रतिमा लगाई। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ट्वीट कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। हजारों नवजात बच्चों का साल से पहले काल। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। जन्म के बाद 1 महीने में ही 35,552 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। बाकी 11 महीने में 17,500 बच्चों ने जिंदगी को गंवा दिया। 25.87 नवजातों के जन्म होने के बाद ही सांसें टूट जाती है, यानी कि हर चौथा बच्चा जन्म लेने के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। गर्भवती मां और परिजनों की जागरूकता की कमी इसका बड़ा कारण है। हालांकि पिछले 10 सालों में बच्चों को बचाने की मुहिम में सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 59 से घटकर पहुंची 30.3।
8.82% बच्चों की मौत प्रसव पूर्व जांचों से बचा सकते हैं, लेकिन देश में 45% प्रसूताएं जांच ही नहीं करवाती हैं। 18.78% मौतों को साफ सफाई टीकाकरण से रोक सकते हैं। सरकारी स्तर पर नौनिहालों को बचाने की मुहिम आज भी अधूरी नजर आती है। चिकित्सा तंत्र के मौजूदा हालातों को और बेहतर बनाने की गुंजाइश है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि हर चौथा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो इस दुनिया में आ रहा है वो पहली सांस के साथ ही अंतिम सांस ले रहा है। बेहद दर्दनाक। इस आंकड़े को शून्य करने की जरूरत है। देश भर के नेताओं और पार्टियों का यूपी पर फोकस। नेता पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव पूर्व कर रही अपनी पोजीशन, क्योंकि सियासत में ऐसा माना कि वाया यूपी है दिल्ली पहुंचने का रास्ता। देश के लगभग हर पार्टी का नेता किसी न किसी के प्रचार में पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश। मोटे तौर पर शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव यूपी आएंगे। वहीं कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों और देश भर के नेताओं की ड्यूटी लगाई है। आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ रही और केजरीवाल के प्रचार का भी शेड्यूल है। और शिवसेना के नेता भी प्रचार में यूपी पहुंचे तो हैरानी की बात नहीं हो। यूपी चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई और खासकर उन पार्टियों की जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमखम को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर अगर बैठना है तो यूपी को फतह करना बेहद जरूरी है।